तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी को मैं सिर्फ कहानी नहीं कहूँगा, बल्कि अपनी पूरी क्राइम तक फैमिली से एक रिक्वेस्ट भी है, एक दरख्वास्त भी है, क्योंकि एक मुहिम के तौर पे इसको लिया जाना चाहिए और हम सब का फ़र्ज़ है। क्राइम की दुनिया में बहुत सारी ऐसी खबरें हम लोगों ने सुनी हैं। क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, पुलिस पकड़ती है, अलग अलग एजेंसियाँ पकड़ती हैं, सज़ा होती है, जेल जाते हैं। लेकिन अगर कोई बेकसूर शख्स जेल में हो और उसको छुड़ाने के लिए आपकी देश की टॉप जो एजेंसियां हैं वो उसमें लग जाए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और ये मुझे लगता है कि सिर्फ कानून, पुलिस या दूसरी एजेंसियों तक बात नहीं है, बल्कि इसमें हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपने जैसे किसी हिंदुस्तानी जो बेकसूर है और देश के बाहर किसी और जेल में इस वक्त बंद है, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी एजेंसियाँ इस बारे में बहुत ही सीरियस हैं, गंभीर हैं और कोशिश की जा रही है कि उस जो बेकसूर शख्स बंद है उसे वापस लाया जाए। बात दो लोगों की ज़िंदगी की है। एक नई नई शादी हुई, एक दूल्हा और दुल्हन की है, हस्बैंड वाइफ की है। और अफसोस की बात यह है कि जब ये सब कुछ हुआ तब 3 महीने की प्रेग्नेंट थी वो लेडी। और सितम देखिए कि जेल में जाने के बाद उसने एक बेटी को जेल में ही जन्म दिया, बिना किसी कसूर के जेल में बंद है और एक बेटी जेल के अंदर पैदा होती है। और बाद में पता चलता है कि वो लोग बेकसूर हैं। लेकिन कानून में बहुत सारी अड़चनें हैं। सिर्फ बेकसूर बताने से या किसी के मानने से उसे रिहाई मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, ये मुमकिन नहीं है। और यहाँ मामला 2 देश का है। 2 देश के बीच में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, तो रिहाई कैसे मुमकिन हो, ये एक मुहिम की तरह, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज की कहानी को एक मुहिम की तरह हमें लेनी चाहिए। और मेरी कोशिश होगी कि जब तक इस कहानी को मैं अंजाम तक न पहुंचा दूं, मैं इस पे लगातार आपको अपडेट देता रहूं। कहानी की ज़मीन मुंबई है, लेकिन इस वक्त कतर, दोहा, ये 2 देशों के बीच की कहानी है। अभी हाल में हम लगातार देख रहे थे ड्रग्स को लेकर एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। बहुत सारे लोगों ने पहली बार एनसीबी का नाम सुना कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो होता क्या है। शायद ये सुशांत केस में अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो मुझे लगता है खुद एनसीबी के अपने अफसर भी कहते हैं कि कभी एनसीबी का इतना नाम नहीं हुआ। तो ये इसी ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है, ड्रग्स से जुड़ी हुई कहानी है। मुंबई की एक लड़की जिसका नाम ओनीबा कुरैशी, ओनीबा की शादी तय होती है शरीक कुरैशी नाम के एक लड़के से। दोनों की उम्र करीब 28-29 साल, मुंबई के रहने वाले। दोनों के परिवार रजामंद होते हैं, शादी हो जाती है। ये शादी होती है मई 2018 में। शादी होने के बाद दोनों की खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जो दूल्हा था शरीक, इसकी एक आंटी, और इस आंटी ने शरीक से ये कहा कि तुम्हारी शादी पे मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा हनीमून पैकेज मैं दूँ और कहीं तुमको देश से बाहर भेजूँ और तुम दूल्हा दुल्हन जाओ और हनीमून पैकेज को एंजॉय करो। लेकिन शरीक भी खुददार, उसकी बीवी ओनीबा भी खुददार। लगातार शरीक अपनी आंटी को टालता रहा, लेकिन आंटी नहीं मानी और ज़िद पे अड़ी रही कि नहीं, तुम्हें भेजना है। और शरीक किस आंटी का नाम था तबस्सुम, जिसकी उम्र 45 साल, ये भी मुंबई की रहने वाली। तो लगातार टालती रही। मई में शादी हुई थी। वक्त बीतते बीतते 2019 का साल आ जाता है। 2018 में चूँकि शादी हुई थी और जुलाई 2019 में तबस्सुम बिना शरीक और ओनीबा के घर वालों को बताए ज़िद पे अड़ी रहती है कि तुम्हें जाओ, और बिना पूछे वे वो इन लोगों के टिकट बुक करा देती है कतर के लिए। घर वालों को मालूम नहीं, आंटी सगी हैं एकदम शरीक की, और वो कहती है कि देखो टिकट बुक हो गई, होटल बुक हो गया, वीज़ा और बाकी सारी चीज़ें हो गई, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, हमारी ख्वाहिश है कि तुम दोनों पति पत्नी हनीमून पे चले जाओ। तो आखिर में मजबूर होकर शरीक अपनी बीवी को लेकर हनीमून पे जाने को तैयार हो जाता है। और पहली बार तब वो अपने घर वालों को और ओनीबा अपने घर वालों को बताती है। वो भी कहते हैं कि चलो आंटी है, भेज रही हैं, ख्वाहिश है उनकी, तो पूरी फैमिली तैयार हो जाती है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। पहली चीज़ ये कि मुंबई से भी फ़्लाइट है कतर के लिए, दोहा के लिए, लेकिन तबस्सुम इन दोनों की फ़्लाइट मुंबई से नहीं कराती बल्कि बेंगलोर से कराती है। शरीक और ओनीबा दोनों मियाँ बीवी मुंबई से बेंगलोर पहुँचते हैं। बेंगलोर में उन्हें बाकायदा एक होटल में रखा जाता है और वहाँ पे तबस्सुम का फिर फ़ोन आना शुरू होता है। कहा जाता है कि तुम इतने कपड़े ले जाना, साथ में बाकी चीज़ें ले जाना।
इसके अलावा एक और बैग देती है और कहती है ये बैग है, इस बैग को तुमको कतर ले जाना है और वहाँ हमारा एक रिश्तेदार है, वो आएगा, ये बैग तुम उसके हैंड ओवर कर देना। शरीक थोड़ा सा घबराता है कि उस बैग में क्या पूछता है। कहती है ऐसा कुछ नहीं है, माणिक चंद का जो जर्दा आता है वो जर्दा है और कतर में जर्दा मिलता नहीं है, तो ये ले जाना है, किसी हमारे रिश्तेदार ने मांगा है। फिर भी उसे डाउट होता है, वो फ़ोन पे कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गोल्ड है, या चूँकि पढ़ा लिखा शरीक, उसे ये भी पता है टेररिज्म क्या होती है, ड्रग्स क्या होता है, या फिर आर्म्स एमुनेशन, बॉम्ब क्या होता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी, तो वो बहुत अलर्ट था। बार बार वो पूछता था कि आंटी इसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे मैं परेशानी में गिर जाऊँ। आंटी ने उसको कन्विंस किया कि ऐसा कुछ नहीं है, जर्दा है माणिक चंद का और तुम्हें लेके जाना है बस। आखिर में ये तैयार हो जाते हैं। 6 जुलाई 2019 रात 10:30 बजे बेंगलोर से ये दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। वहाँ उतरने के बाद दोनों की फ्रिस्किंग तलाशी होती है, कुछ नहीं मिलता है। जो लगेज था वो लगेज फिर आता है और जब लगेज निकलता है तो एक कस्टम वाला उसमें से एक बैग को रोक लेता है। उस बैग में ऊपर कपड़े थे, नीचे एक पैकेट था। उस पैकेट की जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि 4 किलो और 10 ग्राम उसमें चरस है। 4 केजी चरस कतर और दोहा जैसे देश में जहाँ ड्रग्स शुल्क के बड़े सख्त कानून हैं, दोनों को हिरासत में ले जाता है, लंबी पूछताछ की जाती है इनसे। शरीक बताता है कि ये बाकी सामान तो मेरे हैं, लेकिन ये जो बैग और इस पैकेट है ये मेरी आंटी का है, जिनका नाम तबस्सुम है। उन्होंने दिया था कि मुझे दोहा में किसी शख्स को देना है, वो बाहर वेट करेगा। कस्टम वाले और वहाँ पे तब तक ड्रग्स कंट्रोलर जो उनका डिपार्टमेंट था, उनको इन्फॉर्म किया गया, बुलाया गया। बाहर कोई शख्स नहीं था, इंतज़ार किया गया। चूँकि बैग शरीक के नाम पे था और साथ में ओनीबा थी, इसलिए और कोई सबूत मिला नहीं और 4 किलो चरस के साथ इन दोनों को दोहा की जो पुलिस है नारकोटिक्स की, वो गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। ये बात है 6 जुलाई 2019 की। शरीक और ओनीबा ने कहा था कि वहाँ पहुँचते अपने घर वालों को बताएंगे कि वो खैरियत से पहुँच गए, लेकिन पूरी रात बीत गई, दोनों का फ़ोन नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया, 2-3 दिन बीत गए। घर वाले परेशान, मोबाइल स्विच ऑफ, कि क्या करें। कई दिन बीत गए, कतर जा भी नहीं सकते थे। शरीक की फैमिली थोड़ी सी माली हालत उनकी ठीक थी। जब उन्हें पता चला कि ये क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वो तबस्सुम के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि हमारा, चूँकि तबस्सुम सगी आंटी थी और उसकी कोई ख़बर नहीं है, वो वहाँ पहुँचा भी नहीं है, ना फ़ोन आ रहा है। तबस्सुम के आगे जब बहुत गिड़गिड़ाए तब तबस्सुम ने कहा कि असल में उन दोनों को वहाँ कस्टम वालों ने और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाद में पकड़ लिया। उनके पास से 4 किलो चरस मिला है। सुनकर घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा तो कभी इस ड्रग्स के और इस धंधे में रहा नहीं, कभी लिया नहीं उसने। तो तबस्सुम उनसे कहती है कि नहीं, वो मैं नहीं भेजा था। इसके बाद पता चलता है कि तबस्सुम और एक पूरा सिंडिकेट है जो ऐसे लोगों को, जिसका एक कोड नेम होता है सवारी, उसको बाहर भेजते हैं, दुबई, कतर, बैंकॉक, और उनसे कहते हैं कि पूरा टूर जो है ये फ्री है, हमारी तरफ से आना जाना, हवाई जहाज़ का किराया, होटल में ठहरना, घूमना, बस तुम्हें हमारा थोड़ा सा सामान ले जाना है। और असल में वो ड्रग्स हुआ करता था। जब तबस्सुम से ये बात पता चली कि वो गिरफ़्तार हो गए, शरीक के घर वाले भागते भागते दोहा पहुँचते हैं। दोहा जाने के बाद वो एक लॉयर को हायर करते हैं इंडियन एम्बेसी के थ्रू। उसके बाद पहली बार वो अपने बच्चों से मिलते हैं, शरीक और ओनीबा से। दोनों कहानी सुनाते हैं कि ये बैग तबस्सुम ने दिया था, लेकिन हमें मालूम नहीं था और हमें कहा गया था कि माणिक चंद का जर्दा है। वकील से बातचीत होती है, मुलाकात होती है, वकील हायर करते हैं, लेकिन केस इनके ख़िलाफ़ था। वहाँ की अदालत में मुकदमा चलता है। इंडियन एम्बेसी भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि सबूत इनके ख़िलाफ़ थे, और दोनों मियाँ बीवी को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी जाती है 2019 में। और वहाँ मुकदमे की सुनवाई बहुत जल्दी हुई। अक्टूबर 2019 में ये लोग जुलाई में गए थे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने के अंदर अंदर कोर्ट का फ़ैसला आ गया और वहाँ की सबसे बड़ी अदालत ने इन दोनों को 10 साल की सज़ा सुना दी। परिवार परेशान हो गया, वापस इंडिया आया। इसके बाद अक्टूबर में इन्होंने पहली बार मुंबई पुलिस में जाकर एक कंप्लेंट लिखाई तबस्सुम के नाम पर
और तबस्सुम के साथ एक और शख्स था जिसके नाम पे इन्होंने, उस शख्स का नाम था निज़ाम कारा, कि इन्होंने हमारे बच्चों को ऐसे ऐसे ड्रग्स भेज कर दिया और वो कतर में वहाँ पे गिरफ़्तार हो गए। मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद निज़ाम कारा को गिरफ़्तार कर लिया 11 ग्राम चरस के साथ और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन मुंबई पुलिस, चूँकि यहाँ मामला दो देश का था, इसके आगे कुछ नहीं कर पाई। तबस्सुम ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये ड्रग्स मेरा था, लेकिन मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर पाई। आखिर में माँ बाप परेशान हुए और फिर ओनीबा के जो वालिद हैं, फादर शकील अहमद कुरैशी, इन्होंने अक्टूबर 2019 में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डीजी डायरेक्टर राकेश अस्थाना को एक लेटर लिखा और उसमें सारी चीज़ें बताई। और जो सबसे सही चीज़ थी उसमें वो ये थी कि जाते वक्त शरीक अपना मोबाइल यहीं छोड़ गया था, क्योंकि वहाँ उसे नया सिम लेना था। तो ये था कि चलो एक फ़ोन है, वो ओनीबा का फ़ोन में एक नया सिम लगा लेंगे, क्योंकि ISD कॉल है, ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो अपना फ़ोन यहाँ छोड़ गया था और उस फ़ोन में इत्तेफाक से वो सारी रिकॉर्डिंग थी जो तबस्सुम और उसके बीच बातचीत हो रही थी। जाने से पहले पैकेट ले जाना है, मणिकचंद, जर्दा, ये सारी बातचीत। फ़ोन खुशकिस्मती से घर पे था, उन्होंने सारे ऑडियो सुने और उसके बाद ये सारी बातचीत NCB को सौंप दी उन्होंने, जो फ़ोन में रिकॉर्ड था। राकेश अस्थाना NCB के डायरेक्टर ने इस पूरी बातचीत और सारी केस को देखा और अपनी एक टीम के हवाले किया, कहा इस पे जांच करो। शुरुआत में NCB के कुछ अफसरों ने बड़ी इसको लाइटली सुना, कुछ लाइनें ऐसी सुनी कि अच्छा हाँ ले जाऊंगा पैकेट, उससे लगा कि शरीक इसमें इन्वॉल्व है। ट्रांसक्रिप्ट लिखी, लेकिन फिर लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। इसके बाद KPS मल्होत्रा, NCB के डायरेक्टर ऑप्स, जो सुशांत केस में मुंबई में लगातार सुर्खियों में थे, उनकी निगरानी में इस पूरे ऑडियो की बातचीत, सारी चीज़ें गहराई से सुनी गई, ट्रांसक्रिप्ट लिखा गया। तो उस ऑडियो से ये साबित हो गया कि शरीक का इस ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं, बल्कि उसमें तबस्सुम के साथ बातचीत थी जिसमें बार बार कह रहा है कि आंटी कहीं इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है, मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, गोल्ड तो नहीं है। वो हंसती है और ये ऑडियो हम लोगों के पास भी है जिसमें सारी बातचीत, और उस ऑडियो को सुनते ही पता चल जाता है कि शरीक बेकसूर है, ओनीबा बेकसूर है। ऑडियो सुनने के बाद NCB को लगता है कि मामला गड़बड़ है। इसके बाद NCB की टीम पहुंचती है दिसंबर में ही मुंबई। तबस्सुम और निज़ाम कारा को अब सर्विलांस पे रखा जाता है, उनकी निगरानी की जाती है। लेकिन इसी दौरान मुंबई पुलिस ने शरीक के फैमिली की कंप्लेंट पर निज़ाम कारा को गिरफ्तार कर 11 ग्राम चरस के साथ जेल भेज दिया। तो अब उसके जेल से रिहाई का NCB की टीम इंतज़ार करती है। इस दौरान तबस्सुम पे नज़र रखी जाती है। NCB को एक कामयाबी मिलती है। निज़ाम कारा की वाइफ, ये एक और ऐसी जोड़े को फंसाने की कोशिश में लगी हुई थी विदेश भेजने के ड्रग्स के। और इस बार जो ये ड्रग्स था, ये ड्रग्स की डिलीवरी होनी थी कुल्लू में, और कुल्लू से ये ड्रग्स फिर वापस पहुंचना था। NCB की टीम को ये बात पता चली। NCB की टीम पहुंचती है कुल्लू और वहाँ 4 लोगों को गिरफ्तार करती है, बाकायदा 1.5 किलो चरस के साथ। ये चारों लोग ये बताते हैं कि ये ड्रग्स और ये पैसे भी मिले थे 3 लाख, ये निज़ाम कारा की वाइफ जो है, बीवी शाहिदा कारा, उसने भेजा था। इन चारों के बयान के बाद शाहिदा कारा को पुलिस उठाती है, निज़ाम कारा को उठाती है। लेकिन इससे पहले कि बाकी चीज़ें आगे होती, मार्च आ जाता और मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन। NCB का पूरा ऑपरेशन रुक जाता है, सिर्फ निगरानी और नज़र रखी जाती है। इस दौरान में जब लॉकडाउन थोड़ा सा ख़त्म होता है और मुंबई टीम पहुंचती है NCB के रिया चक्रवर्ती के मामले में, तो उसी वक्त में एक पैरेलल टीम इस केस पे अपनी जांच शुरू करती है और फिर निज़ाम कारा और उसकी वाइफ और शाहिदा इसको गिरफ़्तार करती है। उसके बाद इनके स्टेटमेंट लिए जाते हैं। स्टेटमेंट में निज़ाम कारा ये एक्सेप्ट करता है और तबस्सुम एक्सेप्ट करती है कि हाँ, शरीक और ओनीबा को जो कतर भेजा था वो 4 किलो चरस उन्होंने दिया था और उन दोनों को कोई जानकारी नहीं थी। ये गवाही मुंबई पुलिस के पास भी थी, लेकिन फ़र्क ये होता है कि मुंबई पुलिस की गवाही को बेस बनाकर आप कतर में ये जाकर नहीं कह सकते हैं कि देखो असली कल्प्रिट ये इन्होंने बयान दिया, क्योंकि पुलिस में दिए गए बयान अदालत में मान्य नहीं होते, एडमिसिबल नहीं होते। लेकिन यहीं पे एक फ़र्क है NCB के सामने। अगर NCB के सामने कोई NDPS एक्ट में बयान देता है
तो फिर वो बयान अगर 67 के तहत दिया गया है तो वो एकदम इक्वल टू 164 के तहत बयान होता है, जो एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है। तो एनसीबी के सामने निज़ामकारा ने और तबस्सुम ने बयान दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो दोनों बेकसूर है, वो ड्रग्स हमने दिया था, हमने उनका पूरा ऑर्गेनाइज़ किया था हनीमून ट्रिप, लेकिन धोखे से। एनडीपीएस एक्ट के तहत इन दोनों के ये बयान 67 ये हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में एडमिसिबल हैं, और चूँकि हिंदुस्तान के कोर्ट में एडमिसिबल हैं तो इंटरनेशनल किसी भी कोर्ट में भी ये उतना ही मान्य रखते हैं, उतना ही इसकी अहमियत है। तो मुंबई पुलिस शायद ये नहीं कर पाती। एनसीबी के सामने अब ये बयान आया, एनसीबी ने इसके बाद कतर अथॉरिटी को इंडियन एम्बेसी के थ्रू कांटेक्ट किया और उनको बताया इस केस के बारे में। कतर की जो गवर्नमेंट है और वहाँ की जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, उसने बाकायदा एनसीबी को लेटर लिखा और उन्होंने बताया कि हाँ 6 जुलाई रात 10:30 बजे हमने इन दोनों को अरेस्ट किया था 4 किलो और 10 ग्राम चरस के साथ। अब यहाँ दो चीज़ें हैं। एक, इस दौरान में वो जेल में रहने के दौरान ओनिबा जो 3 महीने की उस वक्त प्रेग्नेंट थी, 6 महीने के बाद एक बच्ची को जन्म देती है दोहा के जेल में, और वो बच्ची भी अब करीब साल भर की हो गई और वो दोनों अभी भी जेल में हैं। लेकिन अब हाँ असली गुनहगार यहाँ पकड़ा गया है। अब एनसीबी का ये है कि हमारा काम सिर्फ लोगों को पकड़ना, ड्रग्स सज़ा दिलाना नहीं है, बल्कि अगर कोई गलत पकड़ा गया जो बेकसूर है और वो जेल में है, तो हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि इन लोगों के साथ इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी जाए। और एनसीबी ने इस कदम को उठाने का फ़ैसला किया है। ये एक बड़ा कदम है, एक बड़ी मुहिम है। एनसीबी की टीम अब विदेश मंत्रालय के थ्रू कतर में अपने भारतीय दूतावास से संपर्क करने के बाद, जो कतर की एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वहाँ की अदालत है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक, कतर की पुलिस को ये कन्विंस किया जाए और भरोसा दिलाया जाए कि इन दोनों को जो आपने पकड़ा है, असल में ये दोनों बेगुनाह हैं, इन्हें खुद पता नहीं था कि ये क्या चीज़ लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, इनके साथ धोखा हुआ था। इस आधार पर उनकी जो 10 साल की सज़ा है उससे पहले ही हो सकता है रिहाई मिल जाए और वापस भेज दें। लेकिन कतर यहाँ पे एक और अड़ंगा लगा सकता है कि हमारे यहाँ ड्रग्स तो आया और ये ड्रग्स किसी ने भेजा, तो असली गुनहगार कौन है। अब यहाँ पे एनसीबी इस बारे में भी फैसला कर रही है कि अगर ऐसे सिचुएशन आता है दो बेगुनाहों को वहाँ से आज़ाद कराने के लिए, तो फिर दो चीज़ें हो सकती। एक, जो असली गुनहगार हैं उन दोनों को भारत की अदालत में उनके जुर्मों की सज़ा दिलाई जाए और कतर को इसमें लूप में रखा जाए, बताया जाए। दूसरा, अगर कतर कहे कि नहीं ड्रग्स हमारे देश में आया, हमारे देश में जुर्म हुआ है, तो असली गुनहगार को हमें सौंपा जाए, तो बहुत मुमकिन है कि ये भी हो कि दो बेगुनाहों को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए यहाँ से दो गुनहगारों को वापस कतर भेजा जाए। मतलब एक्सचेंज ऑफ़र, कि बेगुनाहों को लाने के लिए गुनहगारों को वहाँ भेजा जाए। तो ये एक्सचेंज ऑफ़र भी हो सकता है। लेकिन अभी तक के देश के इतिहास में जहाँ तक मेरी जानकारी है, कभी एक्सचेंज ऑफ़र में कोई मुजरिम को आदान प्रदान नहीं किया गया कि आप हमें दो, हम आपको देंगे। लेकिन ये केस डिफरेंट है। यहाँ ये पता है एनसीबी को कि ये दोनों बेकसूर हैं और वहाँ पे जेल में हैं, और उन्हें ये भी पता है कि जो दो असली गुनहगार हैं वो हमारे पास हैं। अब अगर कतर ये कहता है कि ठीक है हम इन दोनों को छोड़ देंगे लेकिन हमें असली गुनहगार दो, तो शायद भारत सरकार को भी इसमें आपत्ति नहीं होगी कि वो उन दोनों को कतर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दें और उनके गुनाहों की सज़ा वो अपने हिसाब से तय करें। दूसरा यह कि अगर कतर सरकार मान जाती है तो उन दोनों को यहीं पे सज़ा हो, यहाँ पे कोर्ट में ट्रायल हो और कतर को सारी चीज़ों की जानकारी दी जाए। अब इसमें क्या होगा, मुझे लगता है कुछ दिनों में इसका खुलासा होगा। लेकिन एनसीबी की टीम अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और कतर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कतर की जो सरकार है, उन तीनों के संपर्क में है। और कोशिश यही है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके इन दो बेगुनाहों को, जिनकी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे, बल्कि 3 महीने की वो गर्भवती थी, वापस हिंदुस्तान लाया जाए। ऐसी कहानियाँ बहुत कम होती हैं। कहानियाँ, फिर मैं कहूँगा कि शायद ये गलत शब्द है, जिसके ऊपर बीती है उससे पूछे। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक किसी मुजरिम को पकड़ना या किसी को सौंपना, ये सब तो हम लोग सुनते रहे हैं, लेकिन देश के बाहर दूसरे देश की जेलों में दो बेगुनाह बंद हों और उन दोनों को देश में लाने के लिए एक सरकारी एजेंसी इस तरह की कोशिश में जुटी। और एजेंसी भी कौन, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जिसकी जिम्मेदारी है ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी, ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ना, और ड्रग्स के मामले में दो जो बेगुनाह बंद हैं उनको वापस हिंदुस्तान लाने के लिए एनसीबी ने ये पहल की है।
मुझे लगता है इसमें भारत सरकार को एनसीबी की पूरी मदद करनी चाहिए, इसमें मीडिया को मदद करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें आम लोगों को भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि बात दो बेगुनाहों की है जो बिना किसी जुर्म के जेल के अंदर सज़ा काट रहे हैं, जो बेचारे हनीमून पैकेज पर वहाँ गए थे। और बल्कि इससे भी बड़ी खबर ये है इसमें कि जब एनसीबी ने अभी जांच की और एनसीबी के अफसर से मेरी एक बात हुई, उन्होंने ये बताया कि ये ओनीबा और शरीक अकेले ऐसे केस नहीं हैं, बल्कि कतर, दुबई और ऐसी कई देशों में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बेगुनाह होने के बाद भी जेल में बंद हैं और ऐसे ही गैंग, ऐसे ही सिंडिकेट ड्रग्स के झांसे में फंसे, उनको सवारी बनाकर भेजा गया, उनको लालच दिया गया कि आपका ये टूर हमारी तरफ से फ्री है, घूम कर आइए, और धोखे से उनके बैग में ड्रग्स रख दिया गया। तो हो सकता है कि ओनीबा और शरीक के बहाने ऐसे बाकी जो बेकसूर लोग विदेशों में बंद हैं, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, शायद उनके लिए भी वापसी का एक रास्ता खुले। तो मेरी क्राइम तक पूरी फैमिली से ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी तरफ से इस मुहिम से ज़रूर जुड़िए। और हमारी क्राइम तक के फैमिली के बहुत सारे मेंबर कतर में भी हैं, दोहा में भी है, आपके लगातार मेल आते हैं। तो इस बारे में अगर आपको वहाँ से कोई जानकारी मिले तो ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, मेल लिखिएगा। ओनीबा कुरैशी और शरीक कुरैशी दोनों मुंबई के हैं और दोहा की जेल में बंद हैं, 10 साल की सज़ा हुई है। 6 जुलाई 2019 में दोनों को गिरफ़्तार किया गया था। तो मेरी कोशिश होगी इससे जुड़ी हुई सारी अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूं, और एनसीबी के कुछ जो पूरी टीम इसमें लगी हुई है, मैं उनको भी यही कहूँगा कि इस केस को ज़रूर उसके अंजाम तक पहुँचाएँ। ख़ासतौर पर एनसीबी के जो डायरेक्टर राकेश अस्थाना हैं, जिन्होंने इस केस को इस तरीके से लिया और कहा कि इसको जल्द से जल्द मकाम तक पहुँचाया जाए। जो उनके डायरेक्टर ऑप्स तेज़ तर्रार अफसर KPS मल्होत्रा हैं, जो खुद इस पूरे केस की सुपरवाइज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं सब कुछ। तो मुझे लगता है कि जल्द ही वो दिन शायद आएगा जब जो एनसीबी की टीम है वो कतर जाए और कतर से इन 2 बेगुनाहों को लेकर वापस देश आए। इसी दुआ के साथ आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।